Hello students, today in this lecture we are going to start off with a new chapter, the properties of matter. और students इस चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स. तो students ये जो सॉलिड्स पार्ट है ये बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, चीफली न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग और ग्राफ्स ये आते हैं. तो ग्राफ्स बड़े सिंपल है, वो मैं आपकी लर्निंग के लिए छोड़ रहा हूं, आपने बुक से उनको प्रिपेयर करना है, बाकी सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूं. क्लियर? तो सॉलिड्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मिंग एंड रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि मैं आपको वर्क पर एनर्जी में करा चुका हूं. एक बार हल्का सा उसका इंट्रो दे रहा हूं. तो फर्स्ट डिफॉर्मिंग फोर्स. देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बेटा. ये वाला फोर्स है जो अगर किसी भी बॉडी पे लगता है तो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है. तो वी कैन से इट इज द फोर्स which when applied on the body it results in the change in its configuration. Let us suppose say x is the increase in the length of this wire. X is the increase in the length of this wire. तो फ्रेंड्स वायर का लेंथ x अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए लेट अस सपोज से हमने फोर्स लगाया F डैश. सो फ्रेंड्स दिस F डैश इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. मतलब बेटा जितना ज्यादा वायर को स्ट्रेच करना था उतना ज्यादा फोर्स लगाना था. दिस F डैश इज रिटन एज से kx. क्लियर? k is the proportionality constant and this k is called force constant. बेटा k का SI यूनिट इट वॉज न्यूटन पर मीटर. ओके. अब बेटा दूसरे नंबर पे रेस्टोरिंग फोर्स. रेस्टोरिंग फोर्स. अब देखिए बेटा जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं वायर के ऊपर तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वायर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है या हो जाता है. तो स्टूडेंट्स वायर का जो मटेरियल है उसके इंटीरियर में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से फोर्स डेवलप होता है जिसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. और ये रेस्टोरिंग फोर्स चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को अपोज करता है. तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स व्हिच रेसिस्ट द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी. क्लियर? और बेटा मैग्नीट्यूड वाइज ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये बेटा मटेरियल के अंदर डेवलप हो गया, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्वल और ऑपोजिट है टू द डिफॉर्मिंग फोर्स. सो द रेस्टोरिंग फोर्स से F इट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ kx. गॉट इट? सिंस दिस kx इट वाज द डिफॉर्मिंग फोर्स. बात समझ आ गई? तो डिफॉर्मिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स का टॉपिक क्लियर है, वर्क पर एनर्जी में आपको दिया था. ठीक है, डेफिनेशंस फिर भी मैंने आपको बोल दिए, डिक्टेट कर दिए हैं, आप नोट कर लेना. तो सिर्फ एक बार ये कॉपी करें फिर उसके आगे चल रहे हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स बात करेंगे बेटा जब किसी भी बॉडी को आप डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी के इंटीरियर में रेस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं. तो हम बोलते हैं कि बेटा द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस. द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी. तो तीसरे नंबर पे बात करेंगे बेटा स्ट्रेस की. स्ट्रेस लिख ले, नोट करें, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं. स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी is the restoring force per unit area or the area of cross section. तो देखिए stress is written as restoring force divided by the area of cross section. बेटा हमने area of cross section यूज किया है. Why? Because we are talking about the wire which is set under deformations. बेटा वायर है जिसको स्ट्रेच कर रहे हैं. So stress is written as the restoring force is supposed to F and the area of cross section is say capital A. Now since the stress, it is the scalar quantity
स्ट्रेस हमेशा बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है और एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, ये पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है और पास्कल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? बात समझ आ गई? अब बेटा ये जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारी टाइप्स का स्ट्रेस है, डिपेंड करता है कैसी फोर्सेस लग रही है। तो स्ट्रेस ब्रॉडली मैं आपको स्ट्रेस की दो कैटेगरीज दे रहा हूं। एक काम कर लें, पहले आप ऐसा करें, इसको कॉपी कर लें। ध्यान से देखिए, बेटा स्ट्रेस सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस, फिर इसके बाद बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसके बाद बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस। स्टूडेंट्स ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं दो में। फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस and the second one is the compressional stress. तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस देखिए बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस देखिए बेटा, जब रेस्टोरिंग फोर्सेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती हैं तो जो स्ट्रेस बॉडी पर होगा दैट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए जब आपने किसी भी वायर को स्ट्रेच करना है तो आप फोर्सेस लगाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेट अस सपोज से ये वायर था जिसको आपने स्ट्रेच करना था, तो बेटा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जब ये वायर स्ट्रेच आउट हो जाएगा तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गॉट इट सर? तो यहां पर बोलेंगे कि जो स्ट्रेस बॉडी पर है दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। व्हेन द रेस्टोरिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्ट्रेस इज नॉर्मल। ओके, लिख लें आप इसको। व्हेन द स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्ट्रेस इज नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ये क्यूब को कंसीडर करेंगे, क्यूब का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज से इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्यूब, और इस क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्यूब या फिर क्यूब का जो बॉटम फेस है दैट इज फिक्स्ड ऑन द रिजिड सपोर्ट, इट इज फिक्स्ड। अब देखिए अगर बेटा टॉप फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए, टॉप फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए और नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, तो स्टूडेंट्स इस क्यूब का शेप कैसा हो जाएगा? इस क्यूब का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब बेटा ये टॉप फेस है इट विल गेट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। तो स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी बॉडी का कोई एक फेस ऑपोजिट फेस के रिस्पेक्ट में अगर स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? शेप ऑफ द बॉडी इज डिस्टॉर्टेड। क्लियर? और शेप को डिस्टॉर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स नॉर्मल फोर्सेस नहीं लगाई जाती, हमेशा टेंजेंशियल फोर्सेस लगाई जाती हैं। बात समझ आ गई? तो जब टेंजेंशियल फोर्सेस लगा रहे हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये भी बात समझ आ गई? अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस की हमने दो टाइप्स की बात की है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड द कंप्रेशनल स्ट्रेस। बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कब यूज किया जाता है वर्ड? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वर्ड तब यूज किया जाता है व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन लेंथ। ये बात समझ आ गई? कंप्रेशनल स्ट्रेस वर्ड कब यूज किया जाता है? देखिए जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हैं तो यहां पर लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशनल स्ट्रेस हमेशा तब यूज किया जाता है जब डिक्रीज इन लेंथ हो। डिक्रीज इन लेंथ हो। तो स्टूडेंट्स आप ये प्लान पूरा कॉपी करें पहले।
यस स्टूडेंट्स, डन। अब एक काम करते हैं, मैं आपको फिर भी स्टेटमेंट्स दे देता हूं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखें नॉर्मल स्ट्रेस, अंडरलाइन करें। द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी is said to be the normal stress if the restoring forces are perpendicular to the area of cross section. Got it, sirs? Okay, next line में लिखें बेटा tangential stress. The stress applied on the body is tangential if the body is under the influence of tangential forces and any one face of the body get slightly displaced with respect to the opposite face. नेक्स्ट लाइन में लिखें स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। द स्ट्रेस इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी। नेक्स्ट लाइन में लिखें कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। द स्ट्रेस इज सेड टू बी कॉम्प्रेशनल इफ देयर इज द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा ये लास्ट वाली टाइप बची है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये देखिए, सपोज करिए आप एक वायर है, वायर को आप स्ट्रेच करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बेटा कभी तो ये वायर टूटेगी। तो बेटा जब ये वायर टूटने वाली है उस टाइम पर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे ब्रेकिंग फोर्स। मतलब बेटा ब्रेकिंग फोर्स वो वाला फोर्स जो अगर वायर पर लगाया जाए या बॉडी पर लगाया जाए तो बॉडी टूट जाएगी, ब्रेकअप करेगा। ओके, समझ आ गई बात? तो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस, नेक्स्ट लाइन में लिखें ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। गॉट इट स्टूडेंट्स? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे बेटा स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? जब हमने बॉडी को डिफॉर्म किया तो बेटा बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। क्लियर? अब बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है? दैट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी वी गेट स्ट्रेन। क्लियर? तो पहले नाउ स्टूडेंट्स स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट डेफिनेशन दे रहा हूं, लिखिए स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग और द रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो बेटा कोई भी बॉडी अगर डिफॉर्म हो रही है तो स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, डिपेंड करता है कि जब बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लग रही हैं तो बॉडी का चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब हो सकता है कि बॉडी के लेंथ में चेंज आए। अगर बॉडी के लेंथ में चेंज आ रहा है तो स्ट्रेस जो स्ट्रेन बॉडी के अंदर डेवलप होगा दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर कहीं बेटा डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तब बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर कहीं टेंजेंशियल फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी का कोई एक फेस ऑपोजिट फेस के रिस्पेक्ट में स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए तो स्ट्रेस बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बेटा 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है।
First one is the longitudinal strain. Second one is the volumetric strain. And third one is the shearing strain. Got it, students? तो स्टूडेंट्स आप पहले जल्दी से कॉपी कर लें. यस स्टूडेंट्स, ये प्लान आपने कॉपी कर लिया है. तो स्टूडेंट्स बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की. देखिए बेटा, जब आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, let us suppose since it is a wire whose original length is say small l, and when this wire is deformed, delta L is the increase in the length of the wire. Okay, so longitudinal strain, बेटा longitudinal strain लिखिए. ये वाला फिगर आपने उसके साथ कॉपी करना है. लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं. The longitudinal strain can be defined as the ratio of the change in length to the original length of the body being deformed. So since this longitudinal strain is delta L by L. Got it, students? अब बेटा देखिए, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ. तो जो स्ट्रेन है वो बेटा यूनिट लेस क्वांटिटी है. स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता. बात समझ आ गई? ओके. अब बेटा दूसरे नंबर पे बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की. देखिए बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझिए. लेट अस सपोज से इट इज अ स्फीयर. कोई एक स्फीयर है. अब बेटा स्फीयर के ऊपर अगर फोर्सेस लग रही हैं कुछ इस तरीके से, आप स्फीयर को स्क्वीज कर रहे हैं, तो जो आप फोर्सेस लगाएंगे दे विल बी perpendicular at every point on the surface of the sphere, due to which what will happen? Let us suppose that there is the decrease in the volume of the sphere. So since the shaded portion is the decrease in volume, it is the decrease in volume of the sphere. और अगर सपोज चलिए सपोज की बात बाद में करते हैं. पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखिए. ये फिगर साथ में कॉपी होगा, ये वाला फिगर. ओरिजिनल वॉल्यूम V मार्क कर लें. लिखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बीइंग डिफॉर्म्ड. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ देयर इज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी रिटन एज, देखिए स्टूडेंट्स, इट कैन बी रिटन एज से डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. और याद रखें यहां पे नेगेटिव साइन यूज होगा, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तब आपने नेगेटिव साइन यूज रखना है. इसका खास ध्यान रखना है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जो मैंने बोला था सपोज की बात बाद में करेंगे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है चाहे कोई भी पॉसिबल कॉज हो, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है. आपने यूज करना है इट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी. डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम. बात समझ आ गई? बेटा बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन की. फिर से स्टूडेंट्स टेंजेंशियल फोर्सेस वाला केस कंसीडर करेंगे, मतलब क्यूब के क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करेंगे. देखिए, when we are considering the cross section of the cube, we are considering the cross section of the cube. The base of the cube is fixed with the rigid support, okay, and the top face
is under the influence of the force, say vector F. This vector F is the tangential force. Now due to this tangential force, what will happen? The top face, it will get slightly displaced in the forward direction with respect to the bottom face. So since देखिए बेटा टॉप फेस का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट अस सपोज इट इज डेल्टा एक्स. ओके, इट इज डेल्टा एक्स एंड एक्स इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. Let us suppose that this angle is equal to say theta. So we can say that this theta is the angle of twist. Theta is the angle of twist. Okay, तो shearing strain क्या होता है? Shearing strain क्या होता है? Shearing strain के लिए सर अपने याद फिगर कॉपी करना. आप लिखें shearing strain, मैं लिखवा रहा हूं. It can be defined as the ratio of the small displacement of one face of the cube with respect to the other to the length of the edge of the cube, to the length of the edge of the cube, or shearing strain is simply the angle of twist produced in the body. Shearing strain is just the angle of twist produced in the body. So since the shearing strain, it can be written as say delta x by x, which will be very similar to theta. और याद रखिए ये जो थीटा है, एंगल है, इसको आपने रेडियंस में मेजर करना है, पाई की टर्म्स में डिफाइन करना है, डिग्रीज में नहीं. क्लियर? So since it is all about the different types of the strains. तो बेटा स्ट्रेस कंप्लीट हो गया, स्ट्रेन कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की. देखिए स्ट्रेस, बेटा वायर को आपने स्ट्रेच होते हुए कभी देखा नहीं होगा लाइफ में, लेकिन बेटा आपने रबर बैंड को तो स्ट्रेच होते हुए देखा होता है. अब बेटा सोचिए, अगर आप रबर बैंड को हल्का सा स्ट्रेच कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हल्का सा स्ट्रेच कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप शायद नोटिस ना करें, तो फ्रेंड्स रबर बैंड आपको लगता है कि ओरिजिनल लेंथ वापस रिगेन कर रहा है. क्लियर? अब क्या करते हैं, अब दोबारा से उसको स्ट्रेच करते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ी फोर्स ज्यादा लगाते हैं, छोड़ेंगे तो रबर बैंड फिर से वापस अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, आपको लगेगा कि उसने रिगेन कर लिया है. तो स्ट्रेस हम ऐसे करते जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स करते जाएंगे. एक स्टेज आएगी जिसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्सेस विड्रॉ करने के बाद में हो सकता है कि रबर बैंड अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली रिगेन ना कर पाए, मतलब परमानेंटली उसका लेंथ आपको थोड़ा सा इंक्रीज्ड मिलेगा, जिसको आप कहते हैं कि रबर बैंड ढीला हो गया. समझ आ गई ये बात? तो स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट क्या होता है किसी बॉडी का? बेटा डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इलास्टिक लिमिट बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है अप टू विच इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड एंड रिलीज्ड, देन द बॉडी कंप्लीटली रिगेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स था, जिसको आपने बॉडी पर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब आप रिलीज करेंगे उस फोर्स को, तो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली रिगेन कर लेगा. तो ये जो मैक्सिमम फोर्स बॉडी पे लगा था, ये इलास्टिक लिमिट होता है. ठीक है, इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन आप बुक से लर्न कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आप पहले ऐसा करें, इस प्लान को कॉपी करें. अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ की. देखिए बेटा विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब विद इन द रेंज ऑफ फोर्स which when applied on the body and when it is released, the body will completely regain its original configuration. Okay? तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को आप लोड बोलेंगे. तो जितना ज्यादा लोड लगाएंगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा. यस और नो? सो फ्रेंड्स द लोड अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन. अब क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स के बारे में. तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं हुक्स लॉ की. हुक्स लॉ
हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखें, विद एन इलास्टिक लिमिट the stress applied on the body is directly proportional to the strain produced in it. मतलब the stress applied is directly proportional to the strain produced in it. Now to remove this proportionality sign, we have to put the proportionality constant. The proportionality constant which we are using is suppose say capital E multiplied with strain. Now since this capital E is called, पहले लिख लेते हैं, is the proportionality constant. Proportionality constant and is called modulus of elasticity and is called modulus of elasticity. Got it friends? ये बात समझ आ गई? आप जल्दी से इसे कॉपी करें. अब बेटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रेन बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर डेवलप होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस. और अगर शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है तो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉड्यूलस. ठीक है, तो आप पहले इसको कॉपी कर लें. चलिए मैं यहीं पर कर देता हूं. तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज यंग्स मॉड्यूलस, second one is bulk modulus, and third one is modulus of rigidity or shear modulus. बेटा बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें, फिर इन तीनों मॉड्यूलस को डिफाइन करना है. Now sirs, the first one is Young's modulus. बेटा Young's modulus को कैपिटल Y से डिनोट करेंगे एंड इट इज रिटन एज द रेशियो. पहले लिखिए, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं. इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी. तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल. बात समझ आ गई? सो वी कैन से दैट द यंग्स मॉडुलस इज रिटन एज एफ बाय ए मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एल मल्टीप्लाइड विद एल. ओके सर, रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. गॉट इट सर? अब बेटा ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है. स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का यूनिट होता है. तो स्ट्रेस का यूनिट बेटा जो भी होता है वो ही स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है. तो इसका एसआई यूनिट इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिंपली इट इज गिवन द नेम पास्कल. गॉट इट सिंस? इसके बाद लिखे बेटा बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस, तो बेटा बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन दे रहा हूं, लिखिए आप. It can be defined as the ratio of the normal stress to the volumetric strain produced in the body. तो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस आप पहले याद रखिए, इसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे एंड द नॉर्मल स्ट्रेस इज रिटन एज एफ बाय ए एंड द चेंज इन वॉल्यूम, लेट अस सपोज से इट वाज नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे स्फीयर की. So since the volumetric strain is negative of delta V by V, so since we can say that the bulk modulus K is written as
F डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड विद डेल्टा V मल्टीप्लाइड विद V, और साथ में लगेगा नेगेटिव साइन। गॉट इट सच? अब बेटा लिक्विड्स के केस में अगर कभी भी जो फोर्स है वो लिक्विड कॉलम ने लगाया है तो याद रखें दिस फोर्स F, या फिर if suppose say P is the pressure, P is the pressure, तो pressure is written as say force upon area, P is the pressure, pressure is written as force upon area, और ये होता है H rho G। H क्या होता है? Height of the liquid column, rho density of the liquid, G acceleration due to gravity। So this bulk modulus K, thus bulk modulus K is also written as negative of P multiplied with V divided by delta V. So what is P? P will be the pressure. P will be the pressure. Suppose, देखिए मैं समझाता हूं, let us suppose से ये कोई स्फीयर है जो कि ओशियन के बॉटम पर है, और ओशियन की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स एक वाटर कॉलम स्फीयर के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बेटा स्फीयर के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? ये जो लिक्विड इसके ऊपर है ये फोर्स लगाएगा। तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू से, लेट अस सपोज से H is the height of the liquid column, okay, rho it will be the density of the liquid, and small g acceleration due to gravity। बात समझ आ गई? क्लियर? तो बल्क मॉडुलस के केस में अगर लिक्विड ने स्ट्रेस प्रोवाइड किया है तब आपने वहां पे प्रेशर यूज करना है। गॉट इट? अब इसके बाद लिखें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसा करिए, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, चलिए मैं इधर लिख देता हूं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले मैं वर्ड्स में दे रहा हूं आपको, लिखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है बेटा, वो जो क्यू वाला फिगर था उसे रिकॉल करना। द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज F by A and the shearing strain it was delta x by x, delta x small displacement of one face of the cube with respect to the other, और x length of the cube था। Also since this delta, चलिए डेल्टा को छोड़िए, पहले मैं सिंबल दे देता हूं। बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, सिंबल को बोलते हैं ईटा, and it is written as say F by A multiplied with delta x x। Got it? And if suppose say theta is the angle of twist, theta is angle of twist, then since this delta x by x is very similar to theta। Got it students? तो students मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कंप्लीट। तो students अब आपको, आपके लिए जो काम है मैं वो बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर द स्ट्रेच्ड वायर। आप जब वायर को स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे, और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे, और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे छोड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफिकल वेरिएशन है। वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, और स्टूडेंट्स इलास्टिक रेंज। तो बेटा ये सारे के सारे पॉइंट्स विद द ग्राफ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आएगा। आपका सिर्फ लर्निंग है, कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब जितनी भी लर्निंग करनी है वो आपने बुक से करनी है। सारी चीजें सिंपल डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन की हैं, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपने करनी है। तो हमारे सॉलिड्स में सिर्फ इतना था, ये मैंने सॉलिड कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने लिक्विड्स एट रेस्ट को स्टार्ट करना है। लिक्विड्स के 2 पार्ट होंगे, लिक्विड एट रेस्ट और लिक्विड इन मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड एट रेस्ट को स्टार्ट करेंगे। लिक्विड एट रेस्ट में पहला प्रेशर वाला पार्ट होगा और दूसरे पार्ट में सरफेस टेंशन होगा। तो ये जो लिक्विड्स है ये थोड़ा बड़ा है, क्लियर? सो इट विल टेक सम टाइम। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल फॉर टुडे। द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।